नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ण रचना के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम का लेवल कितना डिफ़िकल्ट बन चुका है। इसलिए आज हमने वर्ण रचना के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनके अंदर हम महत्वपूर्ण जो तथ्य रहेंगे, उनको हम डिस्कशंस करने वाले हैं। और इसके तहत हम पढ़ेंगे समृद्ध स्वर, आगत, पार्श्विक वर्ण, विपरीत स्वर, लुंठित वर्ण, काकल्य वर्ण, उत्क्षिप्त होते हैं, लुंठित वर्ण क्या होते हैं, पार्श्विक वर्ण क्या होते हैं, बच्चे वर्ण क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और अनुस्वार हमने पीछे भी पढ़ा है। एक बार हम फिर से इनको इनको पुनः पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें रहती हैं और एग्ज़ाम का लेवल में अगर डिफ़िकल्टी अप्रोच रखी जाती है तो हमें किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। एग्ज़ाम में अगर हम बात करें वर्ण रचना के टॉपिक से तो याद रखिएगा कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग अप्रॉक्सिमेट 3 के लगभग आस-पास ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने टॉपिक की ओर और हम जानते हैं कि अग्र स्वर क्या होते हैं। बच्चों अग्र स्वर अगर हम बात करें कभी-कभी हमें जीवा के आधार पर पूछा जाता है कि जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। पीछे हमने पढ़ चुके हैं कि स्वरों के कितने भेद रहते हैं। कई बार अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डिफिकल्ट अप्रोच जो रहती है अलग से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि अग्र स्वर क्या होते हैं या अग्र स्वर निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन-सा है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है चूज़ करना होता है। तो सबसे पहले अग्र स्वर जान लेते हैं कि ये जीवा के आधार पर उच्चारण किया जाता है। यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाएगी तो डेफिनेशन में ये है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता हो उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। तो इनकी अगर संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो कितनी संख्या है इनकी? चा- 4 संख्या रहती है। कौन कौन सी है? ई है, ई है, ए है और ए है। ये इनकी संख्या कितनी है? 4 इनकी संख्या रहती है। ये कौन से स्वर होते हैं बच्चों? अग्र स्वर कहलाए जाते हैं जिनके उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग अगला भाग ऊपर नीचे उठता हो, ऊपर नीचे उठता हो, ऐसे स्वरों को हम अग्र स्वर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास मध्य स्वर। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन भी वैसे की वैसे ही है जो यानी कि जीवा के आधार पर ही देखा जाता है। ये जीवा के आधार पर पूछा जाएगा तो नंबर 1 पे ये आता है, नंबर 2 पे ये आता है हमारे पास मध्य स्वर। मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता हो। जीभ का कौन सा भाग? मध्य का भाग थोड़ा सा ऊपर की उठता हो उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या के बारे में बात की जाएगी तो ये एक ही है। कौन सा? वो अ है। संख्या कितनी है इनकी? एक है। तो याद रखिएगा जब जीवा का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता हो तब हम उसका उच्चारण क्या करते हैं बच्चों? जीवा के आधार पर। और तीसरा भेद रहता है जीवा के आधार पर हमारे पास पश्च स्वर। यानी कि पश्च स्वर यानी कि ऐसे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति जो हम नॉर्मल स्थिति में बोलते हैं से थोड़ा सा ऊपर उठता हो उन्हें हम पश्च स्वर बोलते हैं। अग्र स्वर में हमने पढ़ा कि जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता हो या उठता हो उन्हें हम अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर में मध्य भाग जीवा का मध्य भाग ऊपर उठता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। पश्च स्वर में जीभ का सबसे पिछला भाग जीभ का सबसे पिछला भाग जब ऊपर नीचे उड़ता हो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? पश्य स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या के बारे में बात की जाएगी तो इनकी संख्या है 6 है इनकी संख्या। कौन कौन से हैं? जैसे आ है, ऊ है, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ है, औ हो जाएगा और औ है। ये वाला आपका पश्य स्वर से इनके उच्चारण किया जाता है। तो अगर आपको जीवा के आधार पर पूछा जाएंगे कि कितने भेद रहते हैं तो अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर होते हैं। यानी कि जीव का ही लेवल देखा जाएगा कि कौन से जीव का अग्र भाग, मध्य भाग या पिछला भाग जब जीवा ऊपर नीचे होता है तब इनका उच्चारण किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास समृद्ध स्वर। यानी कि समृद्ध स्वर यानी कि यहाँ पे मुख के आधार पर पूछा जाता है। मुख के आधार पर स्वरों के भेद। मुख के आधार पर यानी कि जब हमारी मुख की स्थिति थोड़ी सी कम खुलता हो, ज़्यादा खुलता हो, उस आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन-कौन से हमारे भेद रहते हैं। तो इनके अगर भेदों के बारे में बात की जाएगी तो 4 भेद होते हैं, मुख के आधार पर है। सबसे नंबर 1 पे है हमारे पास समृद्ध स्वर। ये समृद्ध स्वर होते क्या हैं? ऐसे स्वर कि जिनके उच्चारण करने में जो हमारा मुख रहता है वो सबसे कम खुलता हो। यानी कि जो सबसे कम खुलता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समृद्ध स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। 2 है। कौन-कौन से है? ई और ऊ। बड़ा ऊ है, बड़ी ई है। इनके उच्चारण करने में मुख क्या होता है? सबसे कम खुलता है।
मुख क्या होगा, सबसे कम खुलता है। तो ऐसे स्वरों के उच्चारण करने में कौन कौन से समृद्ध स्वर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो 2 है, ई और ऊ है। कौन कौन से पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाएंगे कि समृद्ध स्वर चुनिए, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको समृद्ध स्वर चुनना है। तो वहां पे आपका क्या रहेगा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। समृद्ध स्वर याद रखिएगा कि जहाँ पे मुख सबसे कम खुलता हो। ई के उच्चारण करने में ना थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ई के उच्चारण करने में मुख क्या होगा, सबसे कम खुलता है। ई ऊ, ऊ बोलेंगे तब भी बिल्कुल ही कम खुलेगा। ठीक है, होंठ भले ही आपके थोड़े से ये कम खुलेंगे, वो गोलाई उनकी रहेगी, बट वो हम आगे पढ़ेंगे इनको। समृद्ध स्वरों में याद रखिएगा ई और बड़ा ऊ मुख सबसे कम खुलता है। नंबर 2 पे हमारे पास अर्ध समृद्ध स्वर। नंबर 2 पे हमारे पास अर्ध समृद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं कि जो समृद्ध जो होते हैं, समृद्ध स्वर होते हैं, उनकी स्थिति से कुछ अधिक मुख जहां पे खुलता हो, उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या के बारे में बात की जाएगी तो इनकी संख्या भी कितनी है, 2 ही है, छोटी ई और बड़ा छोटा ऊ। ये दो यहाँ पे आएंगे हमारे पास। इनकी संख्या कितनी रहेगी, 2 है, यानी कि जहां पे मुख समृद्ध जो स्वर हैं उनसे थोड़ा अधिक खुलता हो, उन्हें बोला जाता है अर्ध समृद्ध। तीसरे पे आते हैं, तीसरा हमारे पास है विपरीत स्वर। और विपरीत स्वर क्या रहते हैं, तीसरा भेद क्या रहेगा, विपरीत स्वर कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता हो उन्हें विपरीत स्वर कहा जाता है। जिनमें सबसे अधिक खुलता हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, विपरीत स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या के बारे में बात की जाएगी तो संख्या कितनी है इनकी, 3 होती है। कौन कौन से है, औ है, ए है और औ है। आ, ए और औ, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है, जहां पे मुख क्या होता है, सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विपरीत स्वर बोलते हैं। इसके बाद इसका चौथा भेद है इसका अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर ऐसे स्वर होते हैं कि जो विपरीत की तुलना में थोड़ा सा कम खुले, यानी कि जो ऊपर दिए रखे हैं इनकी तुलना में थोड़ा सा क्या हो, कम खुलते हैं, उन्हें हम अर्ध विपरीत स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है, 3 है। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से हैं, ए है, ओ है और औ है। ये वाले हमारे पास अर्ध विपरीत स्वर हैं, यहाँ पे विपरीत स्वर से कम खुलता हो मुंह। अब देखिए, मुख के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों के भेद कितने हैं तो कितने रहेंगे, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, समृद्ध स्वर है, अर्ध समृद्ध स्वर है, विपरीत स्वर है, अर्ध विपरीत स्वर है। ये इनकी संख्या कितनी है, 4 है। मुख के आधार पर कितने हैं स्वरों के भेद, 4 है। और कौन सा, ई है, बड़ी ई होगी, ओ होगा, ये आएंगे आपके समृद्ध स्वरों में। इसी प्रकार से अर्ध विपरीत स्वरों में कितने हैं, संख्या कितनी है, 3 है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। तो आगे हमें पूछा जाता है कि हमारे जो मुख की जो स्थिति है, वृत्ताकार स्थिति के अकॉर्डिंग कितने स्वरों के भेद रहते हैं। तो वृत्ताकार के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है कि कुछ ऐसे स्वर भी रहते हैं जिनमें हमारा मुख क्या हो जाता है, वृत्ताकार गोलाई की स्थिति में आ जाता है। तो उस आधार पर भी पूछा जाता है कि स्वरों के कितने भेद हैं वृत्ताकार की स्थिति से। तो वृत्ताकार की स्थिति से, वृत्ताकार की स्थिति या आधार से स्वरों के कितने भेद हैं, ये पूछा जाता है। तो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। एक वृत्ताकार स्वर होता है और एक आपका अवृत्ताकार स्वर होता है। तो नंबर 1 पे हमारे पास है वृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर के बारे में देखते हैं कि वृत्ताकार स्वर होते क्या है। यानी कि ऐसे स्वर कि जिनके उच्चारण करने में होंठ जो हमारे हों गोल वृत्ताकार में आ जाते हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। जैसे कि आपके आ जाएंगे वृत्ताकार स्वर में, इनकी अगर संख्या के बारे में बात की जाएगी तो इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से है, ऊ है, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ है, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ये वाले हैं आपके 5। इसके बाद है हमारे पास अवृत्ताकार स्वर, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में जो होंठ जो होते हैं हमारे गोल वृत्ताकार में ना होकर फैले रहते हैं। तो ये स्वर हमारे क्या होते हैं, अवृत्ताकार स्वर होते हैं। अगर इनकी संख्या के बारे में पूछा है या इनको डायरेक्ट पूछा है कि ये कौन सा स्वर है,
तो जैसे अ है, आ है, ई है, ए है और ए है, ये हमारे होते हैं अवृत्ताकार स्वर रहते हैं। इसके बाद हमारे पास पूछा जाता है लग से कि संजातीय स्वर क्या रहते हैं, तो संजातीय स्वरों का ध्यान रखना कि संजातीय स्वर क्या रहेंगे। जैसे कि संजातीय स्वर ऐसे होते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संजातीय स्वर नीचे दिए गए ऑप्शन में ये कौन सा है, या संजातीय स्वर को चूज कीजिए या चुनिए इनको। तो ये आपके क्या रहेंगे, यानी कि एक समान उच्चारण स्थान वाले जो जोड़े रहते हैं स्वरों के, उनको हम क्या बोलेंगे, संजातीय स्वर बोलते हैं। जैसे देखिए ये जोड़े बने हैं एक जैसे जिनका उच्चारण हो, अ है उसी प्रकार से आ बोला जाता है। तो आ बोला जाता है यानी कि ये क्या हो गया आपका, एक जैसा जोड़े बने हैं, तो यानी कि संजातीय स्वर। इसी प्रकार से ई है और बड़ी ई है, इनके आपस में जोड़ने से भी क्या बनती है, ये जोड़े बने हैं। ई एक जैसा उच्चारण, जहाँ पे एक जैसा उच्चारण होगा उनको संजातीय स्वर बोलते हैं। जैसे उसी प्रकार से ए है, ऊ है, बड़ा ऊ है, यानी कि इनके जोड़े बने हैं। ओ है और औ है, इनके जोड़े बनते हैं, उन्हीं को हम संजातीय स्वर बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास विजातीय स्वर। ये विजातीय स्वर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे जहाँ पे असमान उच्चारण वाले जोड़े, जो स्वरों को हम क्या बोलते हैं, विजातीय। अब दोनों के जोड़े जो रहेंगे एक जैसा उच्चारण नहीं रहेगा। अब देखिए अ का उच्चारण अलग होता है, एक जैसा उच्चारण नहीं है। ई का उच्चारण अलग है, तो ये इनका क्या है बच्चों, जोड़ा नहीं बनता है, यानी कि इनको क्या बोला जाता है, विजातीय स्वर बोलते हैं। अगर ऐसा कोई जोड़ा दिखता है तो वो क्या कहलाए जाएंगे, विजातीय स्वर कहलाएंगे, क्योंकि इनका उच्चारण एक जैसा नहीं है। इसी प्रकार से आ, ई, यानी कि आ और ई है, यानी कि इनका भी साउंड एक जैसी नहीं आ रही, अलग अलग है, यानी कि ये भी क्या है, विजातीय स्वर है, यानी कि विजातीय जोड़ा कहलाया जाएगा। इसी प्रकार से आ, ए और आ तथा उ, इसके अलावा जितने भी हमारे और बनेंगे वो सारे के सारे क्या है, हमारे विजातीय स्वर होते हैं। तो आई होप आपको ये वाली समझ में आया हो कि वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, संजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगत स्वर क्या होते हैं। आगत स्वर हिंदी में अंग्रेजी की व अन्य भाषाओं के कुछ शब्द क्या होते हैं बच्चों, हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए जाते हैं, किंतु अन्य भाषाओं से आने के कारण इन्हें आगत स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अन्य भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए, इसी कारण से इन्हें क्या बोला जाता है, आगत स्वर बोला जाता है। अगर हम पूछा जाए इनको एक और नाम से भी जानते हैं हम, विदेशी स्वरों के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि विदेशी स्वर कौन सा है या विदेशी स्वर की संख्या कौन सी है, तो वो कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। तो वो याद रखना कौन सा है विदेशी स्वर, आपका अ है। तो ये ध्यान में रखना कौन सा है, अ है, यानी कि ये अंग्रेजी का शब्द है जो अब क्या है, हिंदी भाषा में भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ इनमें, तो एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे इनके, जैसे एग्जाम्पल की बात करें जैसे डॉक्टर, तो ये ऊपर चांद बिंदी जो लगती है इसी को हम क्या बोलते हैं, आगत स्वर बोलते हैं। इसी प्रकार से कॉपी आ गया आपका, तो ये भी क्या रहेगा आपका, इसी में आता है। जैसे उसी प्रकार से आपका शॉप आ गया, टॉफी, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके आगत स्वरों के उदाहरण हैं कि आगत स्वर कहाँ लगाया जाता है, हॉस्पिटल में लगाया जाएगा आपका यही आगत स्वर। ये ऊपर जो चांद बिंदी लगाई जाती है वो क्या है, आगत स्वर। आगत स्वरों की संख्या के बारे में पूछा जाए एग्जाम में कि आगत स्वरों की संख्या कौन कितनी है, तो वो कितनी रहेगी, एक रहेगी। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद है दूसरा हमारे पास आगत व्यंजन। जिस प्रकार से आगत स्वर बने हैं उसी प्रकार से हमारे पास क्या बनते हैं, आगत व्यंजन बनते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए आगत व्यंजन होते क्या है, जैसे डेफिनेशन हमने आगत पढ़ी वैसी डेफिनेशन आगत व्यंजनों की भी है। यानी कि ऐसे विदेशी व्यंजन, इन्हें नाम मैंने ऊपर दे रखा है आपको विदेशी स्वर, यानी कि विदेशी स्वर बोलते हैं, तो इनको भी क्या बोलेंगे, विदेशी ही बोलते हैं। यानी कि जो दूसरी विदेशी भाषाओं से जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशी व्यंजन बोलते हैं। जो स्वर रहेगा, जो विदेशी स्वर रहेगा जो अब हिंदी भाषा में शामिल किया जाता है वो कौन सा है, ओ है। और यहाँ पे हम विदेशी व्यंजन पढ़ेंगे, विदेशी व्यंजन कौन से हैं। तो विदेशी व्यंजनों की अगर संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो कितनी संख्या इनकी, 5 रहती है। इनके नीचे क्या रहती है, एक नुक्ता बिंदी लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे क पे नहीं थी तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क। यहाँ पे इस प्रकार की बिंदियां लगाई जाती हैं, इन बिंदियों को क्या बोला जाता है, नुक्ता बिंदी बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना, इनको क्या बोला जाएगा, नुक्ता बिंदी बोला जाता है। अगर इनके उदाहरण की बात की जाएगी तो उदाहरण आप दे सकते हैं जैसे कि कागज, कागज, जमीन,
अंग्रेजी, फकीर, लिफाफा, एक्सेट्रा। आप जितने भी मर्जी इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यानी कि इनके नीचे अगर देखेंगे तो ये जो व्यंजन आए हैं ये आपके विदेशी व्यंजन कहलाए जाते हैं, या आगत व्यंजन नाम है आगत व्यंजनों का, विदेशी व्यंजन यानी कि जो दूसरी भाषाओं से अब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम आगत व्यंजन बोलेंगे। इनकी संख्या कितनी है? 5। तो ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद हमारे पास लुंठित वर्ण की लुंठित वर्ण क्या रहते हैं? लुंठित वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जहाँ पे जीव मुंह के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे गिरती है, झटके से आगे पीछे गिरती है, उन्हें हम क्या बोला जाता है? लुंठित वर्ण बोला जाता है। और इनकी संख्या पूछी जाती है एग्जाम में कि लुंठित वर्णों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है? 1 है। तो ये ध्यान में रखना कौन सा है वो? र है, संख्या 1 कौन सा है? र है। जहाँ पे जीवा क्या होती है हमारी मुंह के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे गिरती है या आगे पीछे हिलती हो, वहां पे हम जिसका उच्चारण करते हैं वो कौन सा है? र है। र आगे पीछे होगी तो वो आपका लुंठित वर्ण कहलाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना, लुंठित वर्णों की संख्या कितनी? 1। इसके बाद हमारे पास अर्ध स्वर। ये अर्ध स्वर किसे बोला जाता है? अर्ध स्वर यानी कि श्वास का अवरोध, यानी कि कुछ ऐसे व्यंजन रहते हैं और ये व्यंजनों में हम देखते हैं कि अर्ध स्वर व्यंजनों में कौन से हैं अर्ध स्वर। ये हमारे स्वरों में नहीं गिनती की जाती है, ये व्यंजनों में आते हैं अर्ध स्वर। अब देखिए व्यंजनों में आते हैं बट डेफिनेशन से देखते हैं कि क्या है, कि यानी कि कुछ ऐसे जब हम श्वास लेते हैं और श्वास और उसमें जो बाधा उत्पन्न जो रहती है व्यंजन, आपने व्यंजन का उच्चारण करेंगे क ख ग, तो इन सभी में क्या है? अधिक बाधा उत्पन्न रहती है हमारी श्वास में। बट कुछ ऐसे व्यंजन रहते हैं जिनमें हमारी श्वास क्या रहती है? बिल्कुल ही कम बाधित रहती है। तो ऐसे ही स्वरों ऐसे वर्णों को ही हम क्या बोलेंगे? अर्ध स्वर बोलते हैं, जहाँ पे हमारी श्वास कम बाधित हो, हमारी जो श्वास हो कम बाधित हो, उनको बोला जाता है। तो इनकी संख्या की बात की जाएगी तो संख्या कितनी रहेगी? इनकी 2 रहती है। एक है य और एक है आपका व। ये है आपके 2 अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद है हमारे पास कि पार्श्विक वर्ण क्या रहते हैं? पार्श्विक वर्ण यानी कि जीव की नोक जब बीच में आकर मुख के एक ओर या फिर दोनों ओर क्या बना लेती हो? पार्श्व बना लेती हो, यानी कि दोनों तरफ क्या बना लेती हो? ढलान बना लेती हो, मध्य में आकर दोनों की तरफ ढलान बना ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। इनकी संख्या 1 ही है, तो वो भी ध्यान में रखना कि कौन सा है वो? एक है ल। ल जब उच्चारण करेंगे ना ल, बीच में देखना कि ल जब ऊपर टच करती है तालु में, जब हमारा ल, तो दोनों ओर क्या बन जाता है? पार्श्विक बन जाता है, ढलान जैसी बनती है, तो ऐसे वर्ण को हम क्या बोलेंगे? पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्ध वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। लुंठित वर्णों की संख्या कितनी है? 1 है। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? ल होता है। तो ये भी ध्यान में रखना कि आगत वर्णों की संख्या कितनी? 1। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी? 5। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद हमारे पास काकल्य वर्ण या फिर स्वर यंत्रीय वर्ण किसे कहा जाता है, या इनकी संख्या कितनी है? तो यानी कि जो कंठ के भीतर से जिनका उच्चारण हो, काकल्य वर्ण यानी कि कंठ, स्वर यंत्रीय वर्ण यानी कि कंठ की सहायता से, यानी कि कंठ के भीतर से जिसका उच्चारण होता हो, उन्हें हम काकल्य वर्ण कहते हैं। अगर इनकी संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो इनकी संख्या कितनी है? 1 है। कौन सा है? ह है। इसके बाद है हमारे पास दूसरा बतरसे वर्ण। और बतरसे वर्ण क्या रहते हैं? तो ये भी ध्यान में रखना कि बतरसे वर्ण क्या रहेंगे? जैसे दंत के नीचे से, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण दंत के निचले भाग से होता हो, उन्हें हम बतरस्य वर्ण कहते हैं। कौन कौन से हैं? इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 है। मैंने एक सीक्वेंस वाइज में रखे हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इनको याद रखना हो तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जल, रस, तो ज, ल, र तथा स आपके क्या रहेंगे? बतर से बन रहेंगे। याद रखना हो तो इनको इस प्रकार से भी याद रखा जा सकता है कि जल रस की तरह से। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद है हमारे पास स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं? यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ, इसके साथ संघर्ष के साथ बाहर निकलती हो, उन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, क से लेके म तक। अब यहीं पे हमें देखना है कि ऐसे हों
यही होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। अभी हमें क्या देखना है साथ में कि इनमें संघर्ष कहाँ पे होता है। क से लेके म तक के व्यंजन जो रहते हैं स्पर्श, इनमें संघर्ष कहाँ रहता है, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 रहती है। और इनमें संघर्ष यहाँ पे होता है च, छ, ज, झ, यहाँ पे संघर्ष पाया जाता है। स्पर्श, एक तो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, साथ में इनमें संघर्ष भी है, तो यानी कि इन्हें क्या बोला जाएगा, स्पर्श संघर्षी वर्ण बोला जाता है। संख्या की बात की जाएगी तो संख्या कितनी है, इनकी 4 होती है। इसके बाद है संघर्षी वर्ण। तो संघर्षी वर्ण क्या होते हैं, कि यानी कि ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि जहाँ पे संघर्ष उत्पन्न किया जाए, यानी कि ऊष्म व्यंजनों को ही हम क्या बोलते हैं, संघर्ष वर्ण बोलते हैं। यानी कि ऊष्म जो वर्ण हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, संघर्षी वर्ण बोलते हैं। तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, श, स तथा ह। मैंने बताया था कि आपके जो ऊष्म व्यंजन रहते हैं या फिर जो संघर्षी व्यंजन रहते हैं, इनमें बताया था कि जहाँ पे हमारी ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाए, इनमें श, स, ह क्या की जाएगी, ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाएगी। इसके बाद है हमारे पास, जो अभी हमने पीछे भी पढ़े हैं, कि नासिकीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यानी कि कितनी संख्या रहेगी इनकी, 5 रहेगी। नासिकीय व्यंजन क्या रहेंगे, जैसे जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, न तथा न तथा म, यानी कि इनमें थोड़ा सा रोल कहाँ रहेगा, नाक की सहायता से भी रहता है। ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण भी कहलाया जाता है। और इन्हें नासिकीय व्यंजन भी बोला जाता है, यानी कि जो नाक की सहायता से भी बोला जाता हो। कंठ से भी है, साथ में नाक की सहायता से भी बोला जाता है। तालु से भी है और नाक की सहायता से भी है। और न, ये आपका मूर्धा से भी बोला जाता है और नाक की सहायता से भी बोला जाता है। न, दंत से भी है और आपका आपका नासिक से भी है। म, आपका औंठ से भी है और आपका कंठ से भी कहलाया जाता है। यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। अब ये अनुस्वार है। अनुस्वार भी मैंने पीछे बताया कि जब आयोग व वर्ण हमने पढ़े थे, तो वहां पे मैंने आपको अनुस्वार वर्ण और विसर्ग के बारे में बताया था कि अनुस्वार जो वर्ण रहते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। एक एग्जाम में अलग से पूछा जाता है कि अनुस्वार वर्णों की संख्या कितनी है, तो एक होगा, या आपको पूछा जाएगा अंग कौन सा स्वर है या फिर कौन सा वर्ण है, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, वहां पे आपको वहां पे चूज क्या करना है, अनुस्वार होगा। इसके बाद हमारे पास विसर्ग। तो विसर्ग इस प्रकार से होते हैं, इनकी संख्या भी कितनी है, एक है। आपका क्या रहता है, विसर्ग होता है। इसी प्रकार से उत्क्षिप्त व्यंजन है आपके, जो उत्क्षिप्त जो वर्ण रहते हैं या फिर व्यंजन रहते हैं, तो उनकी संख्या भी मैंने आपको कितनी बताई थी, 2 होती है। होते क्या थे, यानी कि जिनमें 2 गुण पाए जाते हैं। और इन जो वर्ण लिखे गए हैं, इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अगर आपने इसको पीछे नहीं पढ़ा है तो पिछली वाली वीडियो में जाके आप इसके बारे में देख सकते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या रहते हैं। कि जब हम शुद्धि वर्तनी देखते हैं तो वहां पर भी हमें ध्यान में रखना होता है कि इनसे शुरुआत नहीं होती है किसी भी शब्द की। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि जहाँ पे वायु अंदर की तरफ खींची जाए, इनकी संख्या भी बताई थी, 4 होती है। कौन कौन से थे ये, य, र, ल तथा व, ये होते हैं। इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन बताए थे। ऊष्म व्यंजन अभी पीछे भी पढ़े, संघर्षी व्यंजनों को ही, जो संघर्षी वर्ण रहते हैं उन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। कौन कौन से, 4 है, श, स तथा ह। संख्या कितनी है इनकी, 4 है। इसके बाद है स्पर्श व्यंजन। जब हमारी जीवा विभिन्न अवयवों को, मुख के विभिन्न अवयवों को जब स्पर्श करती है, तब उनका जब हम पूछते हैं कि कौन से व्यंजन है, तो वो क्या कहलाए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो इनकी संख्या 25 बताई थी मैंने। क से लेके म तक के हमने कितने पढ़े थे, 25 व्यंजन पढ़े थे। क, ख, ग, घ, इस लेवल के हमने 25, यहाँ तक 25 काउंट करेंगे तो कितने स्वर हो जाएंगे, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, ये भी ध्यान में रखना। साथ ही हमारे पास है संयुक्त व्यंजन। किस संयुक्त व्यंजन का क्या होते हैं, यानी कि जब 2 स्वर आपस में मिलकर किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं। संयुक्त यानी कि 2 व्यंजन, व्यंजन लिखा है तो व्यंजन जोड़े जाएंगे, 2 व्यंजन जब आपस में जुड़ेंगे। और इसकी जगह अगर स्वर लिखा होता तो संयुक्त स्वरों की भी संख्या कितनी है, 4 है। और जहाँ पे 2 स्वर जुड़ेंगे तो उनको संयुक्त स्वर बोलेंगे, जहाँ पे 2 व्यंजन आपस में जुड़ेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और यहाँ पे संयुक्त व्यंजन दे रखे हैं, क्ष, त्र, ज्ञ तथा स्र। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इसके बाद है हमारे पास आगे अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण यानी कि अल्प का मतलब कम,
प्राण यानी कि वायु, यानी कि ऐसे हुए वर्ण जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रवाहित की जाए उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और मैंने बताया था 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाया जाता है? अल्प प्राण कहलाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका क्या है? अल्प प्राण है। साथ ही साथ इसमें जो अंतस्थ व्यंजन रहते हैं, अंतस्थ जो व्यंजन रहते हैं उनको शामिल किया जाता है। ये आपका द्विगुण व्यंजन से शामिल किया जाता है। इनको भी क्या बोला जाता है? अल्प प्राण बोला जाता है। इसके बाद है हमारे पास महाप्राण। तो महाप्राण यानी कि अधिक, महा का मतलब अधिक और प्राण का मतलब यानी कि वायु, यानी कि जहाँ पे अधिक वायु प्रवाहित की जाए। और कौन कौन से हैं वो? दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाया जाता है? आपका महाप्राण कहलाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला, दूसरा और ये आपका ऊष्म, प्रत्येक ऊष्म वर्ण भी आपका क्या कहलाया जाता है? महाप्राण। और साथ में ये आपका अढ़ आपका इसमें आ जाएगा ऊष्म व्यंजन में। तो ये भी साथ में ध्यान में रखना है। इसके बाद है हमारे पास घोष वर्ण जो हमने पढ़े थे, एक बार फिर से पुनः पढ़ रहे हैं कि घोष वर्ण यानी कि जिनके उच्चारण करने में कंपन पैदा हो जाए। तो वो कौन कौन से थे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण थे। तो ये भी ध्यान में रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। साथ में य, र, ल तथा व, साथ में आपने स्पेशल में क्या याद रखना था? ह। तो इसको भी हम कहाँ पे शामिल करते हैं? घोष वर्ण में। इसमें भी कंपन पैदा होती है। इसके अलावा अड़ है, अड़ है, ये भी आपके क्या है? आपके घोष वर्ण कहलाए जाते हैं। इसके बाद है घोष वर्ण। घोष वर्ण जिनमें कंपन पैदा ना हो, कंपन जिनमें पैदा नहीं होती है, तो वो कौन कौन से? आपके पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपके क्या कहलाए जाते हैं? घोष वर्ण कहलाए जाते हैं। साथ में श, श तथा स, ये आपके तीनों भी क्या कहलाए जाते हैं? अघोष वर्ण कहलाए जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वाली समझ में आई होगी। इसके अलावा वर्ण रचना के टॉपिक से आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी बन सकते थे क्वेश्चन, मैंने आपको वो सारे के सारे यहाँ पे करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो यहाँ पे ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।